Welcome back to our YouTube channel P Chemistry. Today we're going to discuss about Heisenberg Uncertainty Principle. अब हम कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। डिस्क्राइब करने से पहले हमें उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए या फिर बेसिक सी उसकी थोड़ी सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए हमारे पास। तो हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हमें क्या बताता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हमें प्रिंसिपल ये बोलता है, कोई एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी हम सेम टाइमिंग पे पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम मोस्टली जो है बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनकी बात करते हैं। इन्हीं में ज़िंदगी निकल जाती है केमिस्ट्री वालों की। तो बस ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही नहीं ख़त्म होते। तो हम इसका एग्जांपल लेंगे। हमारे पास क्या बोलता है कि जैसे एक ऑर्बिट है हमारे पास, ऑर्बिट, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ वेलोसिटी से वो मूव भी कर रहा होगा, और कोई उसकी पोजीशन भी होगी। अब हमें इसकी पोजीशन और मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। अगर हम इसकी कैलकुलेट करने लग जाए पोजीशन, अब पोजीशन अगर देखेंगे हम, तो हम इसकी वेलोसिटी नहीं काउंट कर पाएंगे, एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। वेलोसिटी तो हम निकाल पाएंगे, रिलेटेड निकाल पाएंगे, एक्यूरेट हम निकाल नहीं सकते इसकी, क्योंकि बहुत छोटा साइज होता है इसका। इतने में हम पोजीशन निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम पहले पोजीशन निकालेंगे फिर वेलोसिटी निकालेंगे, तो टाइम गैप हो जाता है। छोटे से ऑब्जेक्ट में हम ये एक साथ ही जो है वो नहीं निकाल पाते। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी हम प्रिंसिपल मेनली हमें यही बोलता है। अब हम आगे बात करते हैं कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कुछ होता है। डिस्क्राइब करते हैं हम इसको, मतलब क्या हमारी बुक बोलती है। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल। हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि डील करता है विद द साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट मत भूलना, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह खड़ा है तो हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो उसकी जीरो ही होगी। सबसे पहली बात, वो मूव ही नहीं करा। तो याद रखना दिमाग में कि हमें मोमेंटम और पोजीशन की बात करनी है। इसमें किसकी बात करनी है? मूविंग ऑब्जेक्ट की। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा होगा तो उसकी मोमेंट, उसकी वेलोसिटी नहीं आएगी, वेलोसिटी नहीं आई तो उसका मोमेंटम नहीं आएगा। तो दिमाग में ये दो चीज़ें पक्का रखना है, दिमाग से निकालनी नहीं है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की कि भाई क्या बोलता है ये जो है, ये वर्नर हेजनबर्ग ने दी थी 1927 में। अब बात करते हैं इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड। बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं अपने सामने। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के होते हैं, कुछ मूव करते हैं डेफिनेट पाथ में, इन्होंने लिखा है डेफिनेट पाथ में, ट्रेजेक्ट्री में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन डिटरमाइन नोइंग इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अलग अलग इंटरवल में, मतलब इंटरवल क्या होता है, छोटा छोटा टाइम गैप होता है ना, उसमें हम उसकी जो है पोजीशन और वेलोसिटी जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। इफ वी नो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंटम ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी with which it moving the momentum of time, we can follow it momentum and its location sometime later। क्या बोला इसने? इफ वी नो, अगर हमें पता है किसी नो द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें उसकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता है पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो क्या होगा, हमें मोमेंट, उसका मोमेंटम ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर मोमेंटम ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम है, उस एक मोमेंट पे हमें उसकी पोजीशन पता है, तो उस टाइम पे हम उसकी वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं। वी कैन फॉलो इट पाथ ऑफ मोमेंट एट इट्स लोकेशन सम टाइम लेटर। कुछ देर बाद हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इन्होंने ये बोला है। बट वी आर द पोजिशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सफिशिएंट साइन कैन बी कन्वेंटली डिटरमाइंड। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, शुरू में तो इसने बोल दिया कि भाई वेलोसिटी और पोजीशन साथ में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ एक जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं।
ऐसा कब कर सकते हैं हम, जब साइज बड़ा हो ऑब्जेक्ट का। अगर साइज बड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट का, जैसे हमारे पास कोई ट्रेन चल रही है, मान लो कोई ट्रेन चल रही है, बहुत बड़ी है ट्रेन, तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी इजीली काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हमारे पास काउंट करने के। लेकिन ये जो पॉसिबल है, जो ये प्रिंसिपल है, ये किसके लिए दिया गया था, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, कि हम साइमल्टेनियसली जो है पोजीशन और वेलोसिटी अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की नहीं निकाल सकते। पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कोशिश भी करे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या बोलते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को हम बड़े बड़े माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब ये तो है नहीं कि ये सीधा ही देख लिया, सीधा ही हमें दिख गया एटम है ये, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिंपली हम माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं और वो बहुत मुश्किल से हमें दिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसकी पोजीशन और जो उसका मोमेंटम बोलते हैं, पोजीशन और मोमेंटम, जो उसकी साइमल्टेनियसली बोला है इन्होंने, पोजीशन और मोमेंटम। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, एम वी होती है ना मोमेंटम, तो एम वी वेलोसिटी की बात करते हैं मेनली। मतलब मोमेंटम और पोजीशन जो है एब्सोल्यूट एक्यूरेट और सर्टेन निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम निकालना एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पॉसिबल है। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन की। इसने एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप भी दिया था। अब इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। एच जो है वो डिटरमाइन करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और साइन हमें पता है डेल्टा एक्स जो होता है वो पोजीशन को डिटरमाइन करता है, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम, इसकी बात की है। फिर इसके बाद हमारे पास हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स की, क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक। और चलो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो और मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स की और एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसे पहली बात, ऑर्बिटल कहाँ से आए थे, ऑर्बिटल किसने दिए थे, बोहर ने बताया था। तो बोहर जो है उसी उसी जो उसकी जो वेव इक्वेशन से जो हाइड्रोजन एटम के उसने दिए थे, मेनली उसने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम दिया था, वहाँ से ही जो है शेल अराइज हुई थी, वहीं से जो है सब सेल अराइज हुई थी। तो जो है ये मेनली बोहर ने ही दिए थे। मेनली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आता है सबसे पहला हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें उसका जो है ऑर्बिटल का साइज के बारे में हमें बताता है। फिर आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें ऑर्बिटल के या फिर शेल के जो है उसके मोमेंटम के बारे में बताता है। फिर आता है मैग्नेटिक, एजीमुथल आया, फिर आया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने होते हैं, कितने जो है एक सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी क्या क्या ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, फिर आता है स्पिन नंबर, वो बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी स्पिन है, एक तो एक क्लॉकवाइज होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी के बारे में हमें बताता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो होती है अलग अलग जो होती है स्पिन नंबर होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है n से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम रेडियल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट अराइज फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट, ये जो है अराइज होता है रेडियल पार्ट ऑफ साई।
इसको हम साई बोलते हैं। एंड आइडेंटिफाई शेल और लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, और ये हमें शेल के बारे में बताता है। ये जो होता है शेल के बारे में बताता है, सब सेल के बारे में नहीं बताता। ठीक है, ये बताता है कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है किस शेल से बिलोंग करता है। द सेल रीजन इंडिकेट मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। अब हमारे पास आता है कि शेल क्या होता है। शेल क्या चीज़ है? शेल की कोई बाउंड्री नहीं होती है। सबसे पहली बात कि हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पोजीशन पे मिलेगा, नहीं। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इस स्पेस में हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। उस रीजन को हम शेल बोलते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं बात जो क्वांटम नंबर n होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक है, 1 to इनफाइनाइट के बीच में कितनी भी हो सकती है, कोई भी लिमिट नहीं है नंबर की। वैसे मैक्सिमम जो सेल्स अभी तक मिली हैं, जितने हमें एटम्स डिस्कवर हुए, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, मैक्सिमम जो होती है शेल वो 7 ही मिली है हमें। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब ये फॉर्मूला तुम्हें शायद ही याद हो कि हम जो है आर जो है वो जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के। जितना ज़्यादा एन बढ़ेगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, उतने ही रेडियस ऑफ द शेल इंक्रीज होगी। यहाँ पे शेल की बात की गई है ना, तो उतना ही इंक्रीज होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलोंग डज नॉट गिव कंप्लीट एनर्जी बट डेजिग्नेट द मेन एनर्जी लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जो है एनर्जी जो है कंप्लीट एनर्जी नहीं बताता है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है किस एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है वो हमें बताता है। उसकी एनर्जी नहीं बताएगा, किस एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1। अब तो बात करते हैं द सेल टू विच क्वांटम नंबर क्या क्या हमें देता है। शेल बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, एनर्जी, वही 3 पॉइंट जो शुरू में बताए गए थे। अब हम आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर पे, जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका अनदर नेम है सब्सिडरी और एंगुलर मोमेंटम। अब इसके अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम काउंट करते हैं। इसका इन्होंने फॉर्मूला भी गिवन दिया है, ये इसका फॉर्मूला है और ये हमें याद करना होता है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम हमें बता तो दिया कि h इज इक्वल h बाई में 2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि l क्या होता है। जो l जो होता है वो है ना n-1 की वैल्यू करोगे ना तो l आ जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास n हमारे पास जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है रिप्रेजेंट करेगा n, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी। n-1 जो है उससे हम निकालते हैं। इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1। अब n की वैल्यू 1 है तो l क्या होता है n-1। n-1 मतलब n हमारे पास 1 है, 1-1 क्या आ गया 0। l की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 होती है, मतलब n-1 करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इन्होंने देखो जैसे दे रखा है क्वांटम नंबर दे रखा है, क्वांटम नंबर l की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। जैसे हमारे पास PDFGH है, इसका जो है s का जो है n जो होता है 1 होता है, p का जो है n2 मतलब 2p से शुरू होती है ना, दैट्स वाई जो है p की जो होती है 1 वैल्यू होती है। d की वैल्यू 2 होती है क्योंकि 3d से शुरू होता है। 3d मतलब 3 से 3-1 क्या होगा 2, और f जो होता है 3 होता है, g 4 5 मतलब h
का होता है 5। ऐसे ही चलता रहेगा आगे नोटेशन इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये पढ़ लेना, इजी सा है, जो मैंने बताया वही है। अब बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में हमें पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है, 1s1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी जो जितने भी बाकी शेल्स हैं, 2s 2p 3s 3p 3d, जितने भी शेल्स वो सारी खाली होती है, और उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो सेम होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फिल ही नहीं है, तो उनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे जितने भी एटम्स हैं, उनमें क्या होता है, 3d की वैल्यू जो होती है 3p से ज़्यादा होती है, और 3p की जो है 3s से। क्यों होती है, अब इसका रीज़न सुनो। एनर्जी जो है, किसी की एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो उसका रूल है n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल हमें क्या बोलता है, जिसका n प्लस एल ज़्यादा होगा ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसमें काउंट करके देखो, इस क्वेश्चन में काउंट करके देखते हैं हम क्या होगा। देखो 3d है, मतलब 3d क्या होगा, 3d इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 2 मतलब 5। अब 3p है, क्या होगा, 3 प्लस 1 क्या, 4। 3s है, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब देखो काउंट करना, 3d 3p 3s, ये तो समझ ही गए होगे, ये सारे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये जो है ये डिटरमाइन करते हैं हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज एल। तो हमें n प्लस एल रूल लगाना था, तो उससे ये डिटरमाइन हो गया। इसका हमारे पास क्या आई थी, 5 वैल्यू, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 5 n प्लस एल की। इसकी क्या आई, 4, इसकी क्या आई, 3। अब देख लो, खुद ही कंपेयर कर लो, कौन ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, तो यही था n प्लस एल रूल, कि इसके अकॉर्डिंग हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं सब शेल्स के अंदर। इसलिए जो है 3s में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं, फिर 3p में, फिर 3d में। ठीक है, ये था सिंपल सा। अब हमारे पास आता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या आइडिया देता है। शुरू में सब शेल कौन सी है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा शेप भी बताता है। ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि एक शेल के अंदर कितनी सब शेल है। अब हमें उसकी जो है शेल पता चल गया इलेक्ट्रॉन की, उसका एंगुलर मोमेंटम पता चल गया। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक नंबर निकालना है। मैग्नेटिक नंबर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज 2l प्लस 1। इससे हमें उसकी कितनी सब शेल है ये सारी काउंट हो जाएंगी। तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास आता है एग्जांपल, सबसे पहले अगर हम देखें एस की, देखते हैं एस सब शेल की। अगर हम बात करें एस के अंदर जो वैल्यू होती है वो जो होती है, एन की वैल्यू 1 लेते हैं हम, एल की वैल्यू हमारे पास आती है 0, तो एन की वैल्यू निकालनी, तो उसकी एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो क्या आएगी हमारे पास 2l प्लस 1, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब हमारे पास आई 1 वैल्यू। अब हमें एक वैल्यू आएगी, इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू आएगी। अब क्या वैल्यू है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड होते हैं इस चीज़ से, इस चीज़ से। जैसे अगर m जो है वो निकालते हैं l से, l जो है निकालते भी इससे हैं, और जो उसको लिखते हैं ना, जैसे प्लस माइनस कैसे है, इसमें माइनस भी हो सकती है, प्लस प्लस भी हो सकती है, तो इससे डिटरमाइन करते हैं। जैसे एल एम की वैल्यू 1 आई, तो एल हमारे पास 0 है, तो वो एम की वैल्यू भी 0 ही है हमारे पास। और अब देखो दोबारा से, अब हमारे पास m की वैल्यू है, लगा लो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3, p के लिए हमारे पास आती है 3। ठीक है, p की हमारे पास 3 आ गई। अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, m जो है l की वैल्यू हमारे पास होती है इसके अंदर, p के केस में, p का केस ले रहे हैं हम, p के केस में जो है p शेल का केस है ये, p के केस में l की वैल्यू होती है 1, तो हम m की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 0 प्लस
1। ऐसे डिटरमाइन होती है m की वैल्यू। उसके बाद जो है सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो s की इन्होंने एग्जांपल दिया है, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो गई। s के केस में a की वैल्यू होती है और हमें पता है l अगर 1 है तो कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू निकलेंगी। 3 वैल्यू निकलेंगी p ऑर्बिटल के अंदर, और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं ऑर्बिटल्स, px, py और pz। अब बात करेंगे m के केस में, n की वैल्यू जो होती है 2 होती है, ठीक है। d के केस में 2 होती है, तो उसमें m की वैल्यू जो होती है 5 आएंगी। 5 आएंगी तो क्या क्या है, +2 +1 0 -1 -2, 5 इसके अंदर जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज dx² -dxy, dx² -dxy, dyz, dzx और dz²। ये सारे जो होते हैं इसके अंदर आते हैं। फिर शॉर्ट में बोलते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है। सबसे पहली बात ओरिएंटेशन, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या इसको हम सब शेल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें NM-NLM का रिलेशन के लिए एक बहुत अच्छी टेबल दी गई है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टेबल है, अगर आप ये टेबल पढ़ लोगे ना तो पूरा जो है सार हमारे पास आ जाएगा, पूरा टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत इजी है क्वांटम नंबर्स, और बहुत ही ट्रिकी भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट आता है, दैट इज रेडियल स्पिन क्वांटम नंबर आता है। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो वो उसकी स्पिन वैल्यू बताता है, मतलब जीमन इफेक्ट स्पेक्ट्र। जीमन इफेक्ट क्या बोलता है हमें, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड डाल लें किसी ऑर्बिटल पे तो वो किस साइड ओरिएंट होता है, वो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम बोलते हैं +1, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +12 से। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -12 से। तो उसकी स्पीड जो है वो डिटरमाइन करता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। जीमन इफेक्ट जो हमारी लिमिटेशन थी उसकी, जीमन इफेक्ट बोहर की जो है लिमिटेशन है, उसका जो है इसमें क्वांटम नंबर में उसका कंक्लूजन, मतलब उसका जो है उसको दिखाया गया है कि क्या जो है जीमन इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसकी अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड डालें तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो वही डिटरमाइन करता है स्पिन क्वांटम नंबर, और कुछ नहीं है स्पिन क्वांटम नंबर में। एक हमारे पास एग्जांपल आ जाता है कि एक क्वेश्चन का एग्जांपल भी ले लेते हैं आखिरी में। एक्सप्लेन टू वाई ऑर्बिटल्स 1p 2d और 3f आर नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है 1p 2d और 3f। सबसे पहली बात, सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर फॉर दीज ऑर्बिटल्स आर नॉट अलाउड। क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो रिक्वायर होते हैं इन सब के लिए वो हमारे पास है ही नहीं। लाइक 1p ले हम, 1p के लिए n की जो वैल्यू है वो 1 होगी, l की वैल्यू क्या चाहिए हमें 1, लेकिन l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0, तो ये होगा ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 3f क्यों नहीं पॉसिबल, 2f क्यों नहीं पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन वही है, तो ये आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ यूज़ करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि रटी रटाई चीज़ें मिल जाएंगे आपको, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। थैंक यू, बी हैप्पी।